अरे एक बात मुझे समझ नहीं आती थी, आजकल के समय में तुम जैसे लोग ऐसे तांत्रिक के चक्कर में कैसे फंस जाते हो कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास माँ बाप बनने का एहसास होता है, और इस चिंगारी किन्नर का आशीर्वाद ना तुम्हारे उस भगवान के आशीर्वाद से भी लड़ जाएगा जो तुम लोगों के नसीब में नहीं होगा। क्या बात है बिमला, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दीदी आपको तो पता ही है हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं, पर बच्चा होने का सुख अब तक नहीं मिला। बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब किसी का बच्चा देखती हूँ तो माँ ना बनने का अधूरापन मुझे भी सताता है। पर रवि का बाप बनने का दर्द इतना बढ़ता जा रहा है कि वो झूठे तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गए हैं। रवि तो काफी समझदार लड़का है, वो तांत्रिक के चक्कर में कैसे फंस गया? दीदी औलाद की चाह कुछ भी करवा सकती है। मुझे भी लेके गए थे, मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं। तू ये बता, तुम मुझसे क्या चाहती है? मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ, आप किसी भी तरह इस रवि को इन चक्करों में पड़ने से रोको। अच्छा, मैं रवि को तो रोक सकती हूँ, लेकिन उसके बाप बनने की इच्छा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ऐसे केस में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना बेटा, तो अंधविश्वास का रास्ता अपनी खुद ही जगह बना लेता है। और इस बार अंधविश्वास का शिकार रवि हुआ है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, आपने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की, मुझे आपकी सिद्धियों पर कोई शक नहीं है, परंतु वो मूर्ख बिमला, उसको कौन समझाए? वो आप पर शक करती है। तू चला जा यहाँ से। वो होती कौन है मुझ पर शक करने वाली? ये उसके पिछले बुरे कर्मों का नतीजा है जो आज उसके सामने आ रहा है। हमें इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम उसके पिछले जन्मों के पाप काट रहे हैं। अरे हमने इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां जंगलों में, हिमालय में बैठ करके प्राप्त की हैं। हम जो अब पूजा करने जा रहे हैं उससे तुझे बाप बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे जा और जाके समझा उस मूर्ख को कि वो हम पर शक ना करे, संदेह ना करे और इस पूजा में विघ्न न डाले। अरे मूर्ख, तुझे ज्ञात नहीं, हमने इस पूजा से बहुत सी सूनी गोद भरी है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बच्चा, पैसों का इंतजाम हुआ? हो जाएगा बाबा। जल्द कर बच्चा, मैं अपने दिव्य शक्तियों से देख रहा हूँ तेरे घर में जल्द किलकारियां गूंजेंगी। बाबा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। बाबा, ये आपसे क्षमा मांगने आई है। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, बस एक शंका थी जो इन्होंने दूर कर दी है। इन्होंने बताया कि आपने अपनी इस पूजा से न जाने कितनी सूनी गोदों को बच्चों से भर दिया है। ये सत्य है बच्चा, और तुम इस पूजा में जरा भी संदेह न करना। अब नहीं होगा। बाबा, बाबा मैं पैसे लाया हूं, ये लीजिए। रवि रुक जाओ, पैसे अपने पास रख। चिंगारी दीदी प्लीज, ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें दखल मत दो। चिंगारी घर के मामले में घुसती है, वरना बाहर के मामले में फोकस नहीं करती। मुझे पता है आप रंग में भंग डालने आई हो। रवि, इतना अंधविश्वास ठीक नहीं है। अब बाबा तूने क्या बोला था? ये सब पूजा पाठ करने के बाद ये विमला प्रेग्नेंट हो जाएगी? तुझ जैसे किन्नरों को हमें अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। मैंने तुझे 1 लाख रुपया भी देती हूँ, जरा इसकी गोद हरी भरी करके दिखा दे। पहलवान, कौन है ये? मैं ऐसे किसी कहने पे अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करूंगा। अरे जरा चेहरा तो देख ले। तुम? हाँ, ये इसकी पत्नी है, और आज तक मां नहीं बन पाई। अरे तुम जैसे लोगों से पैसे हट के बाहर इलाज करवा रहा है इसका, जो खुद दर दर भटक रहा है, वो तुम लोगों को सही रास्ता क्या दिखाएगा? दर दर भटकने के बाद इसने एक ही रास्ता अपनाया है कि तुम जैसे भोले भाले लोग अपने चुंगल में कैसे फंसाना है और पैसे हटने हैं। अरे एक बात मुझे समझ नहीं आती थी, आजकल के समय में तुम जैसे लोग ऐसे तांत्रिक के चक्कर में कैसे फंस जाते हो? बोलो। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बाप बनने के मोह में पागल हो गया था। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास माँ बाप बनने का एहसास होता है, और देखना अगर तुम दोनों की किस्मत में माँ बनना लिखा है ना, तो जरूर हासिल होगा। मैं चिंगारी किन्नर तुम दोनों का आशीर्वाद दे रही हूँ। देखना बहुत जल्दी तुम दोनों घर में किलकारी गूंजेगी, और इस चिंगारी किन्नर का आशीर्वाद ना तुम्हारे उस भगवान के आशीर्वाद से भी लड़ जाएगा जो तुम लोगों के नसीब में नहीं होगा, समझे? और तू आज के बाद से अगर ऐसी हरकत किया ना, मैं भूल जाऊंगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद किसी की भावनाओं से नहीं खेलूंगा। क्यों बे, जब भाभी और बहन की बात आई तिलमिला उठा, और तू सबके सामने इसके प्यार की इज्जत को नीलाम कर रहा है, उसका क्या? और बताओ क्या किया इतने दिन? कुछ नहीं, बस
तुमसे मिलने का इंतजार। झूठे। झूठा क्या? सच में यार, तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे? फोन तो हमेशा मैं ही करती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, प्यार इसी को तो बोलते हैं। और बताओ, आज का क्या प्लान है? प्लान तो बहुत सारे हैं, फिलहाल इस आशिकाना मौसम का मजा लेते हैं। मौसम तो अच्छा है। शुभम, वो देख रहा है। कोई बात नहीं, तुम ध्यान मत दो। शुभम एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? प्यार नहीं करता तो यहाँ थोड़ी बैठे होते, यहाँ पार्क में प्यार ही तो करने आए हैं। मैं इस प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, तुम लड़कों के लिए प्यार होता होगा। तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, तब तुम्हें प्यार समझ आएगा, वो एहसास समझ आएगा। अरे पार्क में आंखों में आंखें डालने ही आई है क्या, या और भी कुछ करने आई है? शुभम क्या कर रहे हो? वो देख रहा है। अरे देखने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वो आदमी मुझे भूखी नजरों से देख रहा है और तुम कह रहे हो क्या फर्क पड़ता है? कपल प्लेस में ऐसे ही होता है, सब लोग ऐसे ही प्यार करते हैं यार। मेरे लिए प्यार नहीं है। प्यार कहीं भी किया जा सकता है, सबके सामने दिखाया जा सकता है, पर तुम जैसा प्यार करना चाहते हो वो ऐसी जगह नहीं किया जा सकता। क्या यार पूरे मूड की ऐसी तैसी कर रही हो? मुझे नहीं पता था तुम इतने पुराने ख्यालात की हो। आजकल ऐसे ही होता है यार, जस्ट चिल। कैसी बातें कर रहे हो शुभम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। कब कुछ करेंगे, थोड़ा सा मजा मैं भी ले लेता हूँ यहाँ पर खड़ा खड़ा। दीदी तुम दुनिया के सामने मुझे अरे शर्मा क्यों भाई? इसकी बहन भी तो आती है, इसका छोटा भाई भी आता है अपनी बहन के साथ। ये हरामी देखता है। अबे तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे परिवार के बारे में बोलने की? किन्नर है, अपनी हद में रह। मैं अपनी हद में ही हूँ, लेकिन तू अपने पैजामे से बाहर मत आ। किन्नर हूँ मैं, ना मर्दों जैसी बात नहीं करती, तभी तो इसको पकड़ के लाई। तू अगर मर्द होता ना तो 2 तमाचे मारता, अपने पैजामे को गीला नहीं करता, समझा? जो भी जब भाभी और बहन की बात आई तिलमिला उठा, और तू सबके सामने इसके प्यार की इज्जत को नीलाम कर रहा है, उसको क्या? अरे ये लड़के दोगली सोच वाले क्या होते हैं? गर्लफ्रेंड है तो ऐसा भी देखे वैसा भी देखे, चाचा ताऊ रिक्शे वाला साइकिल वाला सब देखे। और यही गर्लफ्रेंड जब भी बन जाती है तो घर की 4 दीवारी में रखते हो तुम लोग, इज्जत होती है घर की ना, वो ये घूंघट में रखते हो। याद रखना, जो आदमी होता है ना, औरत से शादी सिर्फ अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है, लेकिन औरत प्यार के खातिर शारीरिक संबंध बनाती है। औरत की इज्जत करोगे ना तो इज्जत मिलेगी, वरना सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू दीदी, आपने एक औरत के मन की बात को बहुत अच्छे से समझाया है। बेटा, अर्धनारीश्वर के रूप होते हैं हम लोग किन्नर। हमारे अंदर शिव भी होते हैं और पार्वती मैया भी, इसलिए हम किन्नर आधी औरत भी होते हैं अंदर से, समझे? तो चल निकल, चल पहलवान। सॉरी यार, मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलिए। छोड़ दो मुझे। पागल है क्या? ये क्या करने जा रहा तू? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे बस मरना है। तू वहां क्या है बताएगा जो मरने की बातें कर रहा है? अरे मेरी समस्या जानकर करोगे क्या? कोई सुलझा नहीं सकता मेरी समस्या। ऐसी कौन सी समस्या है जो चिंगारी सुलझा नहीं सकती? बता, हुआ क्या है? मेरी माँ और मेरी बीवी की आपस में बनती नहीं है। पहलवान, ये तो सास बहू की समस्या है, हर घर की कहानी है। बात बता, हुआ क्या है? लेकिन अब इस कहानी को बंद करना होगा, क्योंकि इस कहानी के आड़ में कितने आदमी रोज झुलसते हैं ये कोई नहीं जानता।
कि आदमी शादी करके पत्नी को घर में इसलिए लाता है कि वो सास बहू में हो रहे झगड़े की परंपरा को चालू रखे? नहीं, बल्कि वो घर में इसलिए लाता है कि वो बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके, एक आदमी को पत्नी के रूप में एक सहारा मिल सके। क्योंकि शादी के बाद तो आदमी बेसहारा हो जाता है ना। अरे जब माँ की सुनो तो बीवी कहती है माँ का लाडला, और पत्नी की सुनो तो माँ का गुलाम, है ना? एक बात बता, ये सास बहू की छोटी छोटी नोक झोंक में मौत को गले कौन लगाता है? आप नहीं समझ रही हैं। ये छोटी छोटी नोक झोंक कब इंसान के अंदर अकेले बनकर बड़ा रूप ले लेती है ना, जो झेलता है उसे ही पता है। अरे ऑफिस जाओ तो वहां सुनो, घर पर आओ तो माँ की सुनो, रेस्ट करने के लिए रूम में जाओ तो बीवी की सुनो। अरे इंसान ने ढोलक समझ लिया है जो आए मन करे बजा जाता है। परिस्थितियों से लड़के जो इंसान निकल जाता ना, असल में मर्द वही कहलाता है बेटा, समझा? और तूने बोला ना इस कहानी को खत्म करना होगा, हाँ खत्म करना होगा, लेकिन इस जिंदगी को नहीं। ये आए दिन सास बहू की नोक झोंक को, उनकी लड़ाइयों को, उनके ड्रामों को, उनके फालतू फंड की हरकतों को, समझा? और ये सब तू ना मौत को गले लगा के नहीं कर सकता, जिंदा रह के कर सकता है। माँ और बीवी की ये छोटी छोटी शिकायतें हैं ना, आदमी के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगती हैं। ये छोटी छोटी नोक झोंक के कारण आज मैं यहाँ पर जान देने चला आया, उसी का नतीजा है ये। तुम तीनों को अब समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे ना होने से उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। अभी तुमने बोला ना कि इस कहानी को बंद करना होगा, तो ठीक वैसे ही आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को और समस्या में डाल देना है। अरे हर धर्म हर मजहब में लिखा है कि आत्महत्या एक गुनाह है। तुमने किसी बच्चे को सोते हुए देखा है? हाँ। पता है वो चैन से क्यों सो पाता है? क्योंकि उसे पता होता है कि कोई जाग रहा है उसके लिए। अरे तुम लोग मिलके उस बच्चे की नींद क्यों हड़पना चाहते हो? क्यों छीनना चाहते हो उसकी नींद को? ससुरा, जब से ये फोन आया है ना, सब बर्बाद हो गया है, सबको अलग अलग कर दिया है। पहले सब लोग एक साथ बैठा करते थे, कितना प्यार था, सब प्यार खा गया ये। अच्छा, और सासों का जो बहू पे ताने मारने का सिलसिला है वो तो सदियों से चला आ रहा है, और सारी सासों ने तो कसमें खा रखी है कि बहुओं का तो जीना हराम करके रखना है उन्होंने। तेरी जुबान ना बहुत चल रही है, तगड़ तगड़ चलाई जा रही है जुबान को। हाँ, कहाँ गया है तेरा खसम? हाँ, और इतनी रात को कहाँ भेजा था तूने? क्या लेने भेजा उसे? मैं क्यों भेजूंगी भला उन्हें कुछ लाने के लिए? आप ही ने भेजा होगा अपनी दवाइयों के लिए। सारा दिन तो उनसे काम करवाती रहती हैं, अपने इशारों पे नचवाती रहती हैं। कहने के लिए मेरा पति, लेकिन मेरी बात नहीं सुनता है। हाँ हाँ, कहने को मेरा बेटा है, पर है जोरू का गुलाम। अब काम धाम करेगी या निठल्ली बैठी रहेगी? बस फोन चलाती रहती है सारा दिन। सारे घर का काम मैं ही करती हूँ, कोई नौकरानी नहीं लगवा रखी है आपने। महारानी बना के नहीं बैठा रखा है मेरे को इस घर में नौकरानी बन के घूमती हूँ मैं। हाँ हाँ, सब ठीक है। पूछ अपने खसम को कब आ रहा है। जीना आराम कर रखा है, बातें बनवा लो बस। नहीं आएगा वो। चिंगारी जी, आप भी क्या कह रही हैं? वही जो तुम दोनों ने सुना है अभी। पर वो क्यों नहीं आएंगे? मर गया वो, तुम दोनों ने मिलके मारा उसे। ये क्या बोल रही हैं आप? एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? सही कहा तुमने, एक माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है? एक बीवी अपना सुहाग कैसे उजाड़ सकती है? अरे सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटे के रिश्ते जैसा होता है, लेकिन ये सास बहू का रिश्ता है ना, किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। तुम दोनों से तंग आके उसने नदी में छलांग लगा दी, मर गया वो। लाश तो नहीं मिली, लेकिन ये लेटर जरूर मिला है। मैं आप लोगों की रोज रोज लड़ाई से थक चुका हूं। अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि आप दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन आप दोनों को मेरी परवाह ही नहीं है। इसलिए मैं जा रहा हूं आप लोगों की जिंदगी से दूर। आप लोग लड़ते रहिए और खुश रहिए।
हमने कभी उसके मन की कुछ भी नहीं सुनी। लड़ते ही रहे। आज ये सारी गलती मेरी है। मैं हमेशा उनको किसी ना किसी चीज में ब्लेम करती रहती। कभी मैंने समझा ही नहीं। बेटा विजय, कहाँ चला गया तू? एक आवाज पे दौड़ा चला आता था। आज तुझे अपनी माँ के आंसू भी नहीं दिख रहे। माँ जी, दवाई खा लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या करना दवाई खा के? जिसका बेटा चला गया वो जी के क्या करेगी? माँ जी, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से आज विजय हमारे साथ नहीं है। मैं पता नहीं क्यों आपको हमेशा उनसे अलग करना चाहती थी, हमेशा चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, पर मैं ये कैसे भूल गई थी कि मैं भी तो एक माँ हूं ना। एक माँ को उसके बेटे से अलग करना चाहती थी। देखो देखो क्या हुआ आज। विजय हम दोनों को छोड़ के चले गए। उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आज जब मैंने चिंटू को जन्म दिया था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया। और वैसा ही दर्द तो आपको भी महसूस हुआ होगा ना, जब आपने विजय को जन्म दिया था। मैं कैसे भूल गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। सिर्फ अपना स्वार्थ चाहती थी मैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, जो ये प्यार देखना चाहता था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब सब इन बातों को क्या फायदा? मेरा बेटा तो लौट के नहीं आएगा ना। अब बताओ, ये जो तुम देख रहे हो ना, अंदर जाके इन दोनों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। और भाई, अगर ये मंजर तुम्हारी आत्मा देख रही होती, तुम्हारी भटकती हुई आत्मा, क्या कर पाती? कुछ नहीं, सिर्फ बेबस खड़े होके देख रही होती, घूर रही होती, निहार रही होती, अपनी आत्मा को कचोट रही होती। समझे? अपने भटकती हुई आत्मा को भटकाने से पहले ना अपने मन पे कंट्रोल करना सीखो। समझे? जाओ अंदर जाओ। कहाँ चले गए थे आप? चिंगारी जी, आपने तो कहा था कि हाँ,
नाटक किया था मैंने, और जानबूझ के नाटक किया था, लेकिन ये सचमुच मरने जा रहा था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना तो एक खत्म कर चुका होता अपने आप को। आप दोनों की आंखें खोलना चाहती थी मैं, और बताना चाहती थी आपको कि आप दोनों की नोक-झोंक घर में कलेश की वजह से ना ये परेशान हो चुका अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए निकल चुका था ये। और मैं इसे भी एहसास दिलाना चाहती थी कि तेरे ना होने के बाद तेरी माँ और तेरी बीवी का क्या हाल होगा, और इसके ना होने के बाद आप दोनों का क्या हाल होगा। बेटा, आज के बाद हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। इसने अपनी सारी गलती मान ली है। पर माँ जी, माफी तो आपने मांगी थी ना कि अब आपसे नहीं लड़ेंगी मुझसे। बेटा, तूने अपनी गलती मानी है ना। देखिए माँ जी, विजय के सामने झूठ मत बोलिए। बेटा, हमारे शरीर में ना एक छोटा सा दिल होता है, और जब ये धक धक करता है ना, इससे यही पता चलता है कि इंसान अभी भी जिंदा है। तो रिश्ते भी हमारे उसी तरीके से होते हैं। इससे छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है ना, इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते अभी भी बरकरार हैं, दिल के शोर की तरह, धक 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 धक। खुश रहे। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा लौटा दिया, हमारी आंखें खोल दी। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि आज के बाद से ना ये घर में जो आप लोग नौटंकी, ड्रामे, कलेश, जो भी आपकी भाषा में बोला जाता हो वो करते हैं ना, वो बंद कर दीजिए। आप लोग अपनी बातों को लेके ना अपने बच्चे बोझ मत डालिए, क्योंकि जब बाहर इंसान निकलता है ना, हजारों लाखों टेंशनें होती हैं, घर परिवार चलाने की, अपने सपनों को पूरा करने की, अपनी माँ के दवाई की, अपनी बीवी के खर्चे की हजारों टेंशन होती है। और कभी सोचिएगा, बैठ के सोचिएगा आप लोग, एक्चुअल में सच में मुद्दे होते हैं क्या सास बहू के बीच में लड़ाई करने के लिए? मुद्दा कोई नहीं होता, बस मुद्दे को हवा दी जाती है, हवा। अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे चिंगारी जी। धन्यवाद। चल पहलवान। जब ये राजा को नौकरी नहीं करने दे रहा था कि छोटी सोच वाला है, और तो आदमी को तो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, तो फिर अब क्या हुआ? आपकी बेटी तो अब नौकरी करती है ना, तो कंधे से कंधा मिला के चलने वाली मजबूर लाचार कहाँ से हो गई? आप जैसे लोग ना आदमी कंडीशन देख के अपने विचार को बदलते हैं, ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? चिंगारी दीदी आप? हाँ, मैं गलत समय पे आ गया क्या मैं? नहीं, वैसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी आने वाली थी तो मुझे लगा मम्मी ही होंगी। अच्छा, वैसे बहुत टाइम हो गया मुझे उनसे मिले हुए, मिल के जाती हूँ। और वैसे कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ। कैसी है चिंगारी जी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बस बढ़िया। और काम वगैरह कैसे चल रहा है? बस तलाश जारी है। लगता है मम्मी आई है, मैं देखती हूँ। अरे, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पर। बस बस, फॉर्मेलिटीज रहने दो, इज्जत दिल में होनी चाहिए। माँ, मैं भी आराध्या को यही समझा रहा था कि इज्जत तो दिल में होनी चाहिए ना। अच्छा चलिए ना, बैठिए आप। नमस्ते चिंगारी जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। अच्छा आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बैठना, कितना काम करेगी? सारा दिन काम करती रहती है, आराम भी कर लिया कर। ऑफिस में भी करती है, घर का भी करेगी। चाय प्रतीक बना के ले आएगा ना? माँ क्या बोल रही हो? मैं बना के लाती हूँ ना चाय, आप भी ना। और तुम्हारी जॉब का क्या रहा, मिली कि नहीं, या बस ऐसे ही? चिंगारी जी, अगर किसी को बर्बाद करना हो ना, तो ना 10,000 वाले को 50,000 की नौकरी लगवा देनी चाहिए, और कुछ टाइम के बाद उसे हटा देना चाहिए। ना उसे 50,000 की नौकरी मिलेगी, ना वो 10,000 की कर पाएगा। हो गया ना बर्बाद। अरेंज मैरिज है ना, शादी तो आप ही ने सब देख सुना करवाई है ना? हाँ, भाग फूट गए थे हमारे। आपको वो दिन याद है जब आपने मुझे बुलाया था घर पर? क्यों? चिंगारी जी, समझाओ ना इसे, इस छोटी सोच वाले इंसान को। आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। प्रतीक, तुम्हारी माँ सच बोल रही हैं, और वैसे भी आराध्या जॉब कर लेगी तो इसमें हर्ज क्या है? चिंगारी जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि आराध्या जॉब करे।
अरे औरतें कंधे से कंधा मिला के मर्दों के साथ काम कर रही हैं और ये इंसान किसी दकियानुसी बातें कर रहा है। अरे जब घर की औरतें बाहर काम करने निकलेंगी ना तो आप जैसे लोग मर्द को तब भी जीने नहीं देंगे। प्रतीक, समाज की सोचोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे की मदद करो ना, तुम दोनों का भविष्य उज्जवल होगा। और वैसे भी आराध्या के जॉब करने से घर परिवार अच्छा चल रहा है तो इसमें बुरा क्या है? बात मानो मेरी, जॉब करने दो उसको, ठीक है? ठीक है चिंगारी जी। हाँ तो ठीक था ना, नहीं तो आज भूखे मर रहे होते। प्रतीक ने एक बात सच बोली थी कि आप जैसे लोग इसे जीने नहीं देंगे। अरे मैं जब से आई हूं तब से देख रही हूं आप इसे ताना मारे जा रही है, नीचा दिखाई जा रही हैं। आप ही थी ना जब आप बोल रही थी, जब प्रतीक ने मना किया था कि आराध्या को काम नहीं करने दूंगा, जॉब नहीं करने दूंगा, आप ही भाषण दे रही थी। जब आराध्या को नौकरी नहीं करने दे रहा था कि छोटी सोच वाला है और तो आदमी को तो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, तो फिर अब क्या हुआ? आपकी बेटी तो अब नौकरी करती है ना, तो कंधे से कंधा मिला के चलने वाली मजबूर लाचार कहाँ से हो गई? अभी तक प्रतीक ही नौकरी करता था, वही घर चलाता था ना। अब आपकी बेटी काम करे तो दिक्कत क्या हो रही है? आप जैसे लोग ना आदमी कंडीशन देख के अपने विचार को बदलते हैं, ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? बताइए। तो सासू माँ, एक बात का जवाब मैं भी देना चाहूंगा आपको। अभी आपने बोला था ना कि 10,000 के बंदे को कोई 50,000 की नौकरी क्यों देगा? मैं 50,000 का ही बंदा हूँ और 50,000 की सैलरी का वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रही है। अगर ये नौकरी नहीं करती ना तो 10,000 क्या, मैं 5,000 की नौकरी भी कर लेता। हाँ, मैं तब गलत था जब मैंने इसे नौकरी करने के लिए मना किया, लेकिन चिंगारी दीदी ने उस दिन मेरी आंखें खोल दी थी। आराध्या बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जब एक औरत काम करती है और आदमी घर बैठा रहता है ना, तो आदमी के अंदर एक हीन भावना आ जाती है। उसे लगता है कि मैं अपनी बीबी के टुकड़ों पल रहा हूँ, और बुरा जब लगता है जब समाज आके उसे ताना देता है, वो चोट और गहरी हो जाती है। बेटा, जब पति काम करता है ना तो वो 500 रुपए में भी अपने घर परिवार चला सकता है। 5,000, 5 लाख, 5 करोड़, हमेशा क्या होता है ना, सोचता है कि अपनी बीवी को सारी सुख सुविधाएं दे। लेकिन जब एक औरत कमाती है ना, चाहे वो 5 लाख क्यों ना कमाए, तो उसके लिए हीन भावना पैदा कर ही देगी। और हमेशा एक बात याद रखना। और सासू माँ, एक बात बताइए, ये नौकरी नहीं करता ना, कम से कम बाकी आदमियों की तरह आपकी बेटी के ऊपर कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा ना है? अगर आप बुराइयां ढूंढनी स्टार्ट करेंगे ना तो लाखों बुराइयां मिलेंगी, अच्छाई तो सिर्फ एक ही काफी है। ये मान लीजिए, ये दामाद लाखों में एक है, समझी? चिंगारी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बुराई ढूंढने जाओ तो 1000 बुराई मिल जाएंगी, अच्छाई एक ही काफी है। बेटा, मुझे माफ कर देना। और हाँ, फंक्शन में तुम भी इनवाइट हो तो तुम दोनों ना साथ आना, ठीक है? चिंगारी दीदी, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहे। और हाँ, जो बात मैं तुम्हें बतानी आई थी वो तो बताना ही भूल गई। मैंने तुम्हारी एक नौकरी के लिए बात की है। 2 दिन बाद तुम्हारी ज्वाइनिंग है और सैलरी शायद लाखों में हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी। खुश रहे। अरे दीदी आप, और ये किसे ले आया हो? अरे ये नासपीटा पूरी रात मेरे गेट पे रो रहा था। और तुझे पता है ना, मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, कभी मैं यहाँ हूँ कभी कहाँ हूँ, तो मैं तो इसको पाल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि तुम लोग पाल लो इसको, तुम लोग का मन भी लगा रहेगा और सबसे बड़ी बात तो भाव का दिल लगा रहेगा इससे। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी आप। और वैसे भी ना रेखा को कुत्ते बहुत पसंद है। हमें पाल लो बस। कितना प्यारा है। अच्छे से ख्याल रखियो इसका। हाँ दीदी, ठीक है ना? हाँ चल मैं चलती हूँ, कहीं जाना भी है काम से। ठीक है दीदी। थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू क्या बात है, बस इसका ध्यान रखियो तो। ठीक है दीदी। चल ठीक है। रेखा रेखा स्माइल।
वो काट रहा है। चलो मीनू। हेलो, हाँ, यहाँ कैसे? क्या हो रहा है यहाँ पर? दीदी कुछ नहीं, बस पिकनिक मनाने आए हो क्या? हैं? और ये फावड़ा कैसे? वो पौधा ढूंढ रहे थे दवाई के लिए। अच्छा, मुझे बता देते, मैं ऑनलाइन मंगा देती। राजेश, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी। हाँ। चलो चलते हैं। हाँ, क्या हुआ? कैसे उदास बैठे हो? मिल गया पौधा? हाँ? देखो, ऐसे मुंह बना के बैठने से कुछ नहीं होगा। सब पता है मुझे। उस कुत्ते को दफनाने गए थे ना, उस जानवर को। जानवर नहीं है वो, मेरा बेटा है। वो हमारा फैमिली मेंबर था। अच्छा, जान था वो। एक कुत्ते से इतना लगाव हो गया, और जो तुम्हारे पापा तुम दोनों को कितनी बार समझा चुके हैं कि किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लो, वो भी तुम लोगों की अपनी बन के रहेगी, तो तुम लोग क्या बोलते थे? पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात? एक्चुअली हम लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, करनी भी चाहिए। लेकिन पापा, मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि ये माँ नहीं बन सकती। क्या? क्यों? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन सा डॉक्टर है ये? सेक्टर 62 वाला एम कुमार। नहीं, नथिंग डूइंग। बेटा तू घबरा रही, हम सेकंड ओपिनियन लेंगे, थर्ड ओपिनियन लेंगे। क्या ये कोई तरीका थोड़ा है? पापा, मैं शहर के टॉप 10 डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अरे कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी भाई। पापा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बेटिया देख, पहली बात तो ये है कि तुम लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी देख सकता हूँ, तुम्हें पता है, तुम लोगों को उदास नहीं देख सकता हूँ भाई। एक आइडिया है मेरे माइंड में, अगर तुम लोग मानो तो बोलूं? हाँ पापा, बोलिए ना। मेरा दिल है कि हम क्यों ना किसी गरीब की एक नवजात बच्ची गोद ले लें। देखो देखो, वो क्या है ना, एक तो आजकल भी, आज के टाइम पे भी कितने ही जाने लोग हैं ऐसे जो बच्चियों को, बेटियों को बोझ मानते हैं। तो एक तो किसी गरीब का बोझ हम बांट लेंगे भाई, है ना, और दूसरा वैसे ही इतने बच्चे हमारे देश में पैदा हो गए, इतनी पॉपुलेशन है, तो इसी बहाने हम शायद हो सकता है देश की कुछ सेवा कर सके, है ना। और घर में आएगी बिटिया तो लक्ष्मी आएगी भाई। पर पापा, घर का बच्चा घर का ही होता है। एक मिनट बेटा, वो कहने को तो दूसरे का है ना। नवजात बच्चा ले रहे हैं हम, वो हमारे घर में आएगी बिटिया, छोटी सी बिटिया, तो उसका धर्म क्या, वो तो हमारा ही धर्म उसका धर्म है, और फिर वो दूसरे की काम, वो तो हमारी हो जाएगी ना बेटा। पापा, अपना खून अपना होता है, तो घर के बच्चे से हम कैसे प्यार कर पाएंगे, लगाव कैसे होगा? कैसे प्यार हो सकता है, कैसे ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब ये मेरी बिटिया, ये देखो, ए बच्ची, है कोई खून का रिश्ता तेरा मेरा? पर मैं चीख मारता हूं तो तू तड़प जाती है, और तू 5 मिनट लेट हो जा ऑफिस से तो मैं कैसे तड़पता हूं। अभी 4 साल नहीं हुए तुम्हारी शादी, ऐसे ही वो नवजात, अरे क्या
ये दिल का लगाव है बेटे, ये हमारी सोच है। देखो भाई ऐसा है, मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूँ। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, सेल्फ रिलायंट हो, जो डिसीजन लेना चाहो बेटे तुम्हारी इच्छा है। सोच के बताएंगे पापा। हाँ चिंगारी, बताओ, जवाब दो। मेरी बात सुनो, किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लोगे ना, उसका भी घर परिवार खुश हो जाएगा, क्योंकि वही इंसान होगा जो अपनी बच्ची को नहीं पाल पाएगा ना, वही किसी अनाथ आश्रम में छोड़ गया होगा। और तुम लोगों से परवरिश दोगे ना, अपने पास लेके आओगे, वो तुम्हारी अपनी बन के रहेगी। तुम लोग को माँ बाप कहने का सुख देगी वो, तुम लोग उसके लिए जीना शुरू कर दोगे। अब वो भाऊ, उसका भी मन लगेगा, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगी वो। लेकिन तुम लोगों को ये बात तो समझ नहीं आती। क्या है, अगर तुम दोनों में कमियां हैं, अगर तू मां नहीं बन सकती तो क्या बच्चे का सुख नहीं ले सकती क्या तू? क्या एक ही तरीका है क्या? वो भी तो किसी की बच्ची होगी ना। और नवजात बच्ची की बात चल रही है, 2-4 दिन की किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है क्या? जब एक कुत्ते से लगाव हो सकता है ना, तो वो तो इंसान की बच्ची होगी बेटा, उससे ज्यादा लगाव हो जाएगा। हाँ, कहां चला? अभी बात तुझे समझ नहीं आ रही क्या? चलिए दीदी, कहां चलूं? आप मुझे गाइड करिए, हम बच्चे अडॉप्ट करेंगे। पापा नहीं है यहाँ पे, मैं उनको सरप्राइज दूंगा। ये तूने बात बहुत अच्छी बोली, बहुत सही फैसला लिया तूने। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। ये कहावत सही करके तू दिखाएगा, समझा? चल चल। भाऊ ठीक बोलता है कि चिंगारी, ये दुनिया नंगी नहीं है, नजरें नंगी है, नजरें। आ गए आप? लाइट क्या हो गया? तकलीफ ज्यादा है क्या? कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ बात, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। उठा साला, क्या क्या समझा था मैंने उसे, बाप के समान समझा था। जी चिंगारी, दीदी बोलता था मैं से। ये लो पानी पियो। तो नहीं चाहिए था। अरे पी लो पानी। सुनो, चोट में दर्द ज्यादा है तो किसी दूसरे डॉक्टर को बुला दूं? जो चोट आज लगी ना मुझे, उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। दूसरी चोट लग गई है क्या? अरे नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है मोहल्ले में कैसे कैसी बातें चल रही है? बातें चल रही? मैं कुछ समझी नहीं। सब लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। और अभी वो रवि मिला था मुझे, उसने बताया कि वो जो हम जिसे दीदी दीदी बोलते हैं ना, चिंगारी, उसके मुंह से एक एक निकला शब्द ना आशीर्वाद की तरह समझता था मैं। और वो ऐसे ही निकलेगी, मैंने सोचा भी नहीं था। और ये अंकल, पड़ोसी अंकल, अपने बाप के समान समझा था मैंने उन्हें। और दोनों के बीच शायद कुछ गलत फहमी हुई हो, ऐसा ना हो? गलत फहमी नहीं है, सब लोग मोहल्ले में बात कर रहे हैं। आज के बाद दरवाजा खुला मत रखना, कभी अंदर मत बुलाना उन्हें, समझी?
और हाँ छोटू, छोटू को कभी भी खिलाने आए ना गोद में मांगे, देने की जरूरत नहीं है, समझी? पुट्ठा खड़ूस, क्या क्या सोचा था मैंने उसके बारे में। अरे उससे बात करके ना मुझे अपने पापा की याद आती थी, तसल्ली मिलती थी दिल को कि चलो पापा पास नहीं तो कम से कम ये अंकल तो हैं। तू क्यों आई है तू? तू? अबे तू कब से मेरी सहेली बन गई है? दीदी से सीधा तू। ज्यादा रिश्तेदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। छोटू के होने पे आई थी ना, मिल गया ना शगुन, फिर अब क्या काम है? वो अरशद है ना, अरे तेरा खसम, चोट लगी है ना उसको। ये भाव है ना मेरा, उसने दवाई भिजवाई है, 50-60 किलोमीटर दूर जाके लेके आई हूं मैं। ले लगा दियो, चुटकी में सही हो जाएगा उसका दर्द। हाँ ठीक है, कितने पैसे हुए बता? पैसे? तू मुझे पैसे देगी चिंगारी को? अरे तू बोल तो चिंगारी तेरा घर पूरे पैसे से भर देगी। कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, अब जा। चल ठीक है, खुश रहो तुम दोनों। बढ़िया है, सारी असलियत पता है मुझे। असलियत? अरे जा ना। अब क्या है? अरे मेन चीज तो देना भूल ही गई थी मैं तुझे। क्या जरूरी सामान? अरे वो भाव है ना, भाव ने ये भी भिजवाया है। क्या है ये? अरे मेरा भाव बोल रहा था ना कि दोनों बच्चे हैं, अभी माँ बाप के साथ रहते नहीं है, और उसके लल्ला का पहला अक्षय तृतीया है, तो ये भी दे देना, पहना दियो उसको। नहीं चाहिए, रख ले। निकल यहां से। अच्छे से जानता हूं मैं, तू और वो खड़ूस अंकल वो पार्किंग वाले पार्क में क्या गुलछर्रे उड़ाते हो तुम। ओए, मुझसे क्या पूछ रही है? जाके मोहल्ले वालों से पूछ कि तुम दोनों क्या गुलछर्रे उड़ाते हो पार्क में। पार्क के कोने में वो तो, अरे भाऊ क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हैं? बता। अरे मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। तू कहाँ थी? अरे भाऊ आने में देरी हो गई ना। आने में दे। अरे तेरा फोन क्यों नहीं चल रहा? अरे भाऊ फोन ऑफ हो गया और ऊपर से ये नेटवर्क, क्या करूं? अच्छा बता, तूने क्यों बुलाया मेरे को? नेटवर्क, बैटरी, बहाने, जब चाहिए होगा तब नहीं मिलेगी। अरे भाऊ वो सब छोड़ना, देख मैं आ गई ना। तू बता, कोई दिक्कत परेशानी है क्या तुझे? दिक्कत कोई नहीं है। अरे चिंगारी सुन ना, मेरा एक छोटा सा काम करेगी? अरे तू मेरा भाऊ है, तेरा सब काम करेगी रे, बोल ना। वो मेरी बगल में जो रहते हैं ना, वो अरशद और मीनू। अरे हाँ वो दोनों बड़े प्यारे बच्चे हैं वो। हाँ बहुत प्यारे हैं। वो क्या है ना, वो परसों अरशद अपने ऑफिस से जब आ रहा था ना, तो मैंने देखा वो लंगड़ा के चल रहा था। तो मैंने उससे पूछा, तो वो कहीं बेचारा अपने ऑफिस की सीढ़ी से गिर गया था, तो उसकी काफी गुम चोट आई है रे। और कल भी मैंने देखा तो वो लंगड़ा ही रहा था। तू एक काम करना, वो जो अपने हकीम जी है ना, याद है तेरे को, वो जहाँ से मैं एक बार तेल लाया था? अच्छा हाँ याद है, जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर रहते हैं। हाँ यार तुझे पता ही है आजकल का काम क्या चल रहा है। कुछ तो करना चाहिए ना भाई, करना चाहिए ना। तेरे को। अबे यार ये क्या हो रहा है? तभी तो चिंगारी, क्या है ना, मेरी आज तबीयत थोड़ी ऐसी ही है। तू मेरा काम करना, तू वहां से हकीम जी के पास जाके मेरा नाम ले और उसके लिए तेल ला दे रही। वो बेचारा कहाँ जाएगा, उसको देखियो, वो तेल से एकदम से आराम मिलेगा बच्चे को। चिंता मत कर, मैं अपने भाव काम बिल्कुल करेगी। सुन, अरे भाव पैसे की जरूरत क्या है, मैं ले आएगी रे। क्या चल रहा है ये भाई? यार ये पैसे भी दिए जा रहे हैं, देख। हाँ भाई सच कह रहा तू, कुछ तो झोल है भाई लोगों में, देख रहा है हाथ भी फेरे जा रहे हैं। मैं बड़ा हूं ना, ये रख। तू मानता नहीं अरे भाव। और एक प्यारा सा काम हो रहा है। हाँ बोल, मैं वो भी कर देगी, तू बोल। देख क्या है ना चिंगारी, आज अक्षय तृतीया है। और वही अरशद और मीनू के एक 2 महीने का बच्चा भी है प्यारा सा। मुझे याद है रे भाऊ, बधाई देने मैं ही तो कही थी। हाँ तो अक्षय तृतीया पे ना बच्चे के लिए कुछ लाते हैं। अब उनके माँ बाप तो उनके साथ रहते नहीं, अब पता नहीं उनको इस बात की समझ है या नहीं है,
मुझे उनको देखकर ऐसे लगता है वो भी तो अपने बच्चे ही है ना। तो वो छोटू के लिए ना तो कुछ भी छोटा सा कुछ ले आएंगे। तू चिंता मत कर रे भाऊ, मैं उस बच्चे के लिए भी कुछ ले आएंगी। बेटा उनको तेल के साथ वो भी देती है। भाऊ एक बात बता, तेल तक तो ठीक है, लेकिन तू ये बच्चे का सामान तो खुद भी दे सकता है ना। दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। भाई पूरी दाल काली है। यार तू कुछ देख तो रहा है भाई। ग्लो कैसे कर रहा है, देख। हाँ सही कह रहा भाई, सही कह रहा है। बैंक की आँख इसकी ऐसे भी कांच चलते हैं क्या? सच कह रहा है भाई। और तू छोड़, हटा यार, चल छोड़ो, मैं सब नहीं पढ़ा। चल चल चल, छोड़ छोड़ छोड़। भाऊ एक बात बोलूं मैं तुझे, तू रिटायर तो हो गया लेकिन तूने समाज के बारे में सोचना बिल्कुल बंद नहीं किया। अरे किसी घर में कौन बीमार है, किसी घर में राशन पहुंचा कि नहीं, किसी घर बच्चा हुआ है, ये सब में तू लगा रहता है। क्या कहूं मैं तुझे। चिंगारी अब अपने तो पास में है नहीं, तो ये आस पड़ोस भी तो अपने ही होते हैं, ये मोहल्ला भी तो मेरा अपना है, और फिर तू है ना। अब चिंगारी जैसी समाज सेविका को अपनी बहन बनाया है तो और क्या करूंगा। चल अब तू ज्यादा सेंटी मत हो, ठीक है, घर जा, ठीक है, ख्याल रख अपना। एक नंबर का पागल है भाऊ, कहता था दोनों बच्चे अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोच देखो अनपढ़ों से भी गई गुजरी। भाऊ है मेरा वो, बाप जैसा है, बड़ा भाई मानती हूं मैं और छोटी बहन मानता है मुझे, समझे। ये तेरा खसम है ना, इसके पैर में चोट लगी थी तो उसने बोला जाके 50-60 किलोमीटर दूर एक हकीम रहता है, उसके यहाँ से दवाई लेके आ जा, लगा लेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और तेरे बच्चे के लिए ये शगुन भेजा था कि तुम लोगों को पता नहीं होगा कि अक्षय तृतीया है, और तुम लोग छी छी। भाऊ ठीक बोलता है कि चिंगारी ये दुनिया नंगी नहीं है, नजरें नंगी है, नजरें। और ये दुनिया छोटी नहीं है, ये सोच छोटी है, सोच। चिट चल रहे। चिंगारी दीदी ये इंस्पेक्टर चिंगारी का टॉर्चर रूम है, और चिंगारी के टॉर्चर रूम में मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। तू तो अभी जिंदा है, जिंदा। मैडम ये बड़ी सख्त चमड़ी का है, इतनी मार खाने के बाद भी जुबान नहीं खोल रहा। चिंगारी सुलगे और धुआं ना उठे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तूने अगर अपनी जुबान ना खोली ना, तेरा ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर तू जुबान खोलने के लिए तरसेगा। कोठारी इसकी जुबान काट दो। नहीं ऐसे मत करना। चिंगारी जो बोलती है ना उस पर अमल जरूर करती है। कोठारी अभी औजार लेके आता हूँ और इसकी जुबान काट के हमेशा के लिए गूंगा बना देते हैं। बताता हूँ। बताने से पहले एक बार याद रख लेना कि सामने इंस्पेक्टर चिंगारी खड़ी है, और एक भी अल्फाज झूठा निकला ना तो तू इस दुनिया से उठ जाएगा। अब ये बता तूने मर्डर क्यों किया, बोल। मैं नहीं मारता तो वो मारते थे। ये बता कि वो तेरी जान के दुश्मन क्यों बनी थी। आज हमारी दोस्ती को पूरे 7 साल हो गए हैं। हाँ, हमारे प्यार के अटूट प्यार के 7 साल। जी सही फरमाया है आपने। अरे जनाब जरा संभल के, आज सना घर में है और आप ना वो बच्ची नहीं रह गई है, बड़ी हो गई है, तो थोड़ा अपने ना जज्बातों को काबू में रखना। तो ये बात है। हाँ ये बात है, सारा दिन घर पे ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। सलाम अंकल। सलाम। माशा अल्लाह, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू अंकल। अंकल मैं क्या बोल रही थी, आज मम्मी भी ऑफ पर है और मैं भी ऑफ पर हूँ, क्यों ना मूवी देखने चले।
हाँ ख्याल बुरा नहीं है, मूवी देखने चले? चलिए ना अंकल। ठीक है, चलिए। चलो चलते हैं। आओ ना अंकल आओ। सच मम्मी बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत मजा आया। हाँ सना, मुझे बहुत पसंद आई मूवी। सना, तुम्हें मजा आया मूवी में? बहुत अच्छी, बिल्कुल एक नंबर। अच्छी लगी ना? चलिए ना, चाय पी के जाना। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम है। अरे अंकल ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? चाय पी सकते हैं आप, आइए ना। हाँ चलिए ना, चाय पी के जाना। आप दोनों बातें करो, मैं चेंज करके आती हूँ। जी जी, बेशक बेशक। सना, एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए। तुम्हें आपका साथ। सना। अरे अंकल आप? मतीन। सॉरी मतीन, आप यहाँ कैसे? बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। क्यों? आओ बैठो, मूवी देखने चलते। सच में? चलो। आगे बैठना। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी। अब आगे का क्या प्लान? जो तुम्हें ठीक लगे। पक्का? हाँ। अरे श्योर। अरे हाँ बाबा। चले। सनम, बेबी, क्या हुआ? मुझसे नाराज हो? तो फिर चुप क्यों इतनी? कुछ कहो ना। सना, कुछ कहोगी? कुछ कहना चाहती हो मुझसे? मतीन, मैं कॉलेज के बाद तुम्हारे साथ आ गई, तुम्हारे साथ मूवी देखने गई, और अब होटल रूम में। अगर ये बात अम्मी को पक्का? पक्का। मतीन, सना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सना। हाँ जी अम्मी। कहाँ गई थी? कॉलेज गई थी अम्मी, और कहाँ जाऊंगी? इतनी देर कैसे हो गई? वो एक्चुअली अम्मी, मेरा ना एक फ्रेंड है जतिन, उसको शॉपिंग के लिए जाना था, तो मैं उसके साथ चली गई थी। अगर ये सच है तो ठीक है, अगर तू झूठ बोल रही है तो तूने अपने बर्बादी के रास्ते पे ना पहला कदम रख दिया। और तेरा फोन क्यों ऑफ है? वो अम्मी बैटरी लो हो गई थी। चल ठीक है, मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है अम्मी। सना, नींद नहीं आ रही? अम्मी, मतीन जी कितने अच्छे हैं ना। क्या बोल रही है? मतीन अंकल को मतीन जी बोल रही है? अम्मी, अब्बू के इंतकाल के बाद एक वही तो है जो हमारे साथ है, हर कदम पे हमारा साथ देते हैं। सना, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, अरे मैं और मतीन जी एक अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, समझे? अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी।
हाँ बोल। अम्मी, मैं नहीं जानती कि आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, लेकिन मैं मतीन जी से बहुत प्यार करती हूँ। क्या बकवास कर रही है? हाँ, अपनी उम्र देख और उनकी उम्र देख, दोनों में कोई मेल नहीं है। अम्मी आप इधर आइए, इधर आइए। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन प्यार उम्र देखकर थोड़ी होता है। तू पागल हो गई है? अपनी उम्र देख और उनकी उम्र देख, दोनों में कितना अंतर है। अरे ये गुनाह है, गुनाह। अम्मी, प्यार करना कब से गुनाह हो गया अम्मी? और प्यार में उम्र कौन देखता है? सना, मैं नहीं चाहती थी कि तुझे मेरे और मतीन जी के रिश्ते के बारे में पता चले। अम्मी, आप और मतीन जी दोस्त है ना? सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं आप दोनों, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, मतीन जी और मेरे दोनों के रिश्ते ना हस्बैंड वाइफ वाले हैं। क्या? अम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं सही बोल रही हूँ बेटा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोल रही है? दिमाग सही तो है? क्या बोले जा रही है? कितना समझाया था तेरे को? देखो जरा सी भी अकल नहीं है। अरे कितना बड़ा गुनाह किया है तूने। अम्मी, अब क्या होगा अम्मी? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अम्मी। जाने दे, इसको आने दे, बताती हूँ मैं उससे। उसने आराम से रह सकती। कुत्ते, कमीने, तूने मेरी बेटी, तुझे शर्म नहीं आई? हाँ? अरे हम दोनों के जज्बातों से खेलता ना तू? हाँ? तुम दोनों माँ बेटी की करतूतें इस फोन में है। बिना कपड़ों की वीडियो इस फोन में है। कहो तो कर दूं वायरल, अरे कर दूं फेमस। अब जैसा मैं कहूंगा तुम दोनों माँ बेटी को करना पड़ेगा। मेरे इशारों पर नाचना पड़ेगा। कुत्ते, कमीने, तुझे क्या लगा तू हमें ब्लैकमेल करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे? रिलैक्स डार्लिंग, रिलैक्स। ये चीजें तुम्हारे हाथों में अच्छी नहीं लगती। और हाँ, अब तुम दोनों का जिंदा रहना मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। तो तुम लोगों का मरना बहुत जरूरी है, समझे? रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। माँ बेटी कोठारी एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। तब तक मैं जरा देखते हूँ। माँ बेटी का मर्डर होना बहुत बड़ी गहरी साजिश है। सही कह रहे हो कोठारी, कोई ना कोई साजिश तो जरूर है। सुनो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? सन।
डिलीवरी कब से कर रहे हो तुम? काफी दिन हो गए। रेस्टोरेंट कहाँ है तुम्हारा? यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। अच्छा ये बताओ, इस घर में डिलीवरी करते हो तुम? हाँ, इस घर से रोज ऑर्डर आता है। किस नाम से? नाम तो नहीं पता हमें, एक नाम है, उनकी एक बेटी है, उनका ज़्यादा ऑर्डर आता है। अच्छा और एक साहब है, वो कभी 2 आदमियों के लिए, कभी 3 आदमियों के लिए खाना ऑर्डर करते हैं। नंबर होगा तुम्हारे पास जिस नंबर से डिलीवरी होती थी? हाँ जी। नंबर दे सकते हो मुझे? हाँ जी, क्यों? नंबर दो। ठीक है बेटा, थैंक यू। नमस्ते ना। नमस्ते। एक तो वहीं पर ही बज रहा है, दूसरा फोन भी स्विच ऑफ। अच्छा, बहुत शौक है ना तुझे एक साथ दो घुमाने का? और क्या कहा तूने? एक मयान में 2 तलवार रखता है। आज तेरा तलवार तोड़ के तेरे मयान के पिछवाड़े में ना घुसेड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर चिंगारी नहीं। नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। कठारे जी मैडम, बोल। ये बारिश की बूंदे। पहलवान, हाँ दीदी। पता है बारिश की बूंदे क्या बोल रही हैं? हाँ दीदी। ये बारिश की बूंदे बोल रही हैं कि आज तुम लोग भीग जाओ, नहा लो। अरे पहलवान रे तू, भिगाएगा तू मेरे को रे? हाँ, ये बारिश की बूंदे बोल रही हैं कि भीग जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भीग जाएंगे। मौसम कितना प्यारा हो गया है ना। मजा आ रहा दीदी। तू जा फिर नाच पहलवान। इंसान का दिल तपती जमी की तरह होता है जिसे प्यार की बूंदों की तलाश होती है। माँ जी, क्या सोच रही हैं आप? वही जो तू सोच रही है इस वक्त। हर शाम ये घर कैद खाना बन जाता है। और जिस घर में शराब पीने वाला इंसान होगा ना, उस घर की शाम हमारे घर जैसी होगी। घड़ी और दरवाजे पर निगाहें एक दहशत के साथ। उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिनका बच्चा उनकी आंखों के सामने तिल तिल करके मर रहा हो। और माँ जी, उसकी पत्नी पर क्या बीतती होगी जिसका पति लड़खड़ाते हुए कदमों से आता होगा। लड़खड़ाता तो उसका पति है, लेकिन भविष्य हिलता हुआ नजर उसकी बीवी और बच्चों का होता है। हर समय दरवाजे पर इस डर के साथ देखते रहते हैं कि पता नहीं कब आएगा, किसी के साथ लड़ ना पड़ाओ, कोई उसको लेके ना आ जाए, कहीं गिरा ना पड़ाओ। ये सोच भी किसी सजा से कम नहीं है माँ जी। शराब उन परिवारों को भी खोखला कर देती है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये बात उसको समझ नहीं आती है। माँ जी, आपको पता है, इस समाज में आधे से ज्यादा अपराध तो इस नशे की वजह से होते हैं। और ये चीज ना शराब पीने वाले को समझ आती है और ना बेचने वाले को। माँ जी, आपको पता है, जब भी मैं शराब की दुकान के आगे से निकलती हूँ ना, शराब की बोतल को देखती हूँ, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि कैसे शराब की बोतल को घर की बर्बादी के लिए सजाया जा रहा है। और ये वही महसूस कर सकता है जिसके घर में शराब पीने वाला इंसान हो। माँ जी, ये शाम आती ही क्यों है? शायद एक गहरे अंधेरे के बाद एक रोशनी के लिए। चलो, आज के तमाशे का शो शुरू हो गया है।
धन्यवाद। अरे कुछ तो शर्म कर, अपनी बुढ़िया माँ को, बीवी को कब तक शर्मिंदा करता रहेगा? कुछ तो सोच। अरे माँ के बारे में नहीं तो बीवी के बारे में तो सोच। मुझे कुछ हो गया तो कहाँ जाएगी वो? बाजी, बोलने का कोई फायदा नहीं है, नशे में है ये भी। अरे माँ, मैं कोई नशे वशे में नहीं हूँ, ठीक है? मैं अपनी माँ से और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं चिंगारी। ये यहाँ पे क्या कर रही है? हैं? यहाँ पे आया ना ये? बड़ा उसको यहाँ से। चिंगारी बिना वजह कहीं जाती नहीं है, और जहां जाती है ना वहां आग तो जरूर लगाती है, लेकिन बुराई में, समझा? होश में भी कहाँ सुनता है। रोज सुबह समझा के भेजते हैं और रोज वादा करके जाता है, और शाम को तुम जैसा कोई भला मानस इसको घर छोड़ के आता है। ले जाओ इसे, अंदर से लो, ले जाओ। माँ जी, एक बात पूछूं आपसे, ये सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है आप दोनों में से? प्यार तो हम दोनों से ही करते हैं। अच्छा, ठीक है माँ जी। भैया थोड़े से पैसे दे दो। बेटा कुछ पैसे होंगे? बेटा कुछ मदद कर दोगे? थोड़े पैसे। अरे नहीं अम्मा, आपने तो ऐसा धंधा बना रखा है, आप लगते ही नहीं भिखारी वो मांगने वाले पैसे। जाइए अपना से जाइए। माँ, ये क्या ड्रामा कर रहे हो आप लोग? मेरी इज्जत की कुछ पड़ी है कि नहीं पड़ी है? चलो यहाँ से। तू जा, घर जाके शराब पी, और कुछ पैसे कम पड़ जाए ना तो भीख मांग रही हूँ मैं, ले आऊंगी तेरे लिए। देखो भैया कुछ दे दो। क्या धंधा बना रखा है, रोज काटो यहाँ से। भैया थोड़े से पैसे दे दो। पैसे तो नहीं है। चलो मेरे घर चलो, रानी बना के रखूंगा। पैसे की क्या जरूरत है तुम्हें? चलो। अरे ओए, बताओ। हाथ छोड़ इसका। अरे क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? अपने भविष्य की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो शराब छोड़ने नहीं वाले, यही करना पड़ेगा ना मुझे। भीख मांग रही हूँ मैं। अरे यार, इनका तो ये घरेलू ड्रामा लगता है। कहाँ फंस गया मैं। तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? ये ड्रामा, ये तमाशा सिर्फ तेरे घर का नहीं है, हर उस घर का जहाँ पे तेरे जैसे शराबी रहते हैं। अरे तमाशा तू जैसे शराबी शराब पी करते, और तमाशा इन जैसे लोगों का बन जाता है। अरे इन्हें तो सिर्फ घर की चार दीवारी में रहना होता है, बाहर तू जैसे लोग निकालते हैं। समझा? तूने इसे थोड़ा सा नजारा देखा है और तेरी इज्जत पे बात बनाई। इनके दिल से पूछ, ये क्या क्या झेलते हैं। देखा ना तूने, सुना ना तूने। ये जो समाज है ना, ये कभी नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, जिस दिन तू बदल गया ना, तेरी घर की स्थिति बदल जाएगी। वरना एक काम कर, तू पी के मर जा, और छोड़ जा इन दोनों को समाज को नोचने के लिए। समझ गया मैं। ये सब कुछ आप लोगों ने मेरी आंखें खोलने के लिए किया है ना? सही किया। मुझ जैसे शराबी को, मुझ जैसे क्या, मुझ जैसे हर उस शराबी को रास्ते पे लाने के लिए, उसकी आंख खोलने के लिए, यही एक सही तरीका था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि अगर मेरी जान चली गई इस शराब पीने की वजह से, तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी बीवी, मेरी माँ का क्या होगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और चिंगारी दीदी, प्लीज आप भी मुझे माफ कर देना। देख बेटा, जो शराब होती है ना, इंसान शराब को नहीं पीता, बल्कि शराब इंसान को पीती है। याद रखना इस बात को। और आज के बाद से अगर तूने शराब की तरह नजरें उठा के देखी ना,
भगवान भोलेनाथ की कसम, जहां मिलेगा ना वही जला दूंगी तुझे, समझा? चल पहलवान। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। हम हिंदुस्तानियों का दिल सच में बहुत बड़ा होता है। और वैसे मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। आइए आंटी जी, आप अंदर आइए। देखिए आप घबराइए नहीं, और इसको आप अपना ही घर समझिए। पहले आप बैठिए प्लीज। देखिए आंटी जी, आप हौसला रखिए। मानता हूं कि अभी तनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन अगर इतनी छोटी सी बात को लेकर आप डर जाएंगी तो आगे चल के अगर तनाव का माहौल और बढ़ गया तब तो शायद आप बिस्तर पकड़ के बैठ जाएं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपना ही घर समझिए। सीमा, पानी लेकर आना। आप ये कौन है और इतनी घबराई हुई क्यों है? पता नहीं, सड़क के किनारे बेचारी बैठी हुई थी, और जब मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ आपको तो कहती हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है। अब यार एक बूढ़ी औरत को ऐसे छोड़ तो सकता नहीं, तो अपने घर ले आया मैं। लेकिन किस बात का डर लगा इन्हें? अरे यार तुम्हें पता तो है माहौल कैसा चल रहा है। बाहर अनाउंसमेंट हो रही है कि जो जाए वो वहीं रुक जाए। ये बेचारी उसी बात से डर गई थी। आंटी जी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। सही कहा इसने। और सुनो, मैं तब तक रेडी हो जाता हूँ, चिंगारी दीदी आ रही है एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, तुम इनका ध्यान रखना, ठीक है? देखिए आंटी जी, सीमा है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से रहिए, ओके? आंटी जी, आप पानी लीजिए। आंटी जी, आप रहती किधर है? बेटा, मैं तो बाहर से आई हूँ, वो मेरी बेटी दामाद के घर आई हूँ। कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली तो इसी बीच ये सब कुछ हो गया। अच्छा, तो आपका दामाद यहाँ रहता है? कोई बात नहीं है, मुझे बता दीजिए कि आपके दामाद कहाँ रहते हैं। जब बाहर सब नॉर्मल हो जाएगा तो मैं आपको छुड़वा दूंगा। बेटा, मैं तो यहाँ के रास्तों से अनजान हूँ। वो पीछे मस्जिद है ना, उसके पास में ही घर है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको वहाँ छुड़वा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें बरकत बख्शे। बस इसलिए मैं अपनी पहचान छुपा रही थी। मैं तो इस मुल्क की भी नहीं हूँ। कहीं मेरा मजहब मेरे लिए समस्या खड़ी ना कर दे, इसलिए मैं डर रही थी। मुझे अब चलना चाहिए। सुनिए आंटी जी, इन्होंने आपकी मदद आपका धर्म देखकर नहीं की थी, आपकी मजबूरी देखकर की थी। और मजबूरी का ना कोई धर्म नहीं होता। हाँ, लेकिन किसी मजबूर इंसान की मदद करना उसका धर्म जरूर होता है। यही तो खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर बैठिए जब तक बाहर के हालात ठीक नहीं हो जाते। बैठिए। सीमा सही बोल रही है माँ जी, यही तो हमारे हिंदुस्तानी खूबसूरती है। अरे हम भी अमन और चैन से जीना चाहते हैं। नहीं तो आपको पता है ना, पहले भी ऐसे कितने मौके आए, लेकिन हम लोगों ने तनाव से दूर रहना बेहतर समझा। लेकिन एक कहावत आपने सुनी है ना, जब इंसान ज्यादा सहना शुरू करता है ना तो पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है। बस वही हो रहा है। और हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का दिल ना बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी तो उस फौजी भाई ने आपका धर्म और मजहब जानने के बावजूद भी आपको गले लगाया और सीमा ने आपको चाय पिलाया। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अमन तो हर कोई चाहता है, लेकिन दमन करने वाले लोग ये सब कहाँ समझते हैं। मैं जब भी अपने मुल्क वापस जाऊंगी, वहाँ की आवाम को ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि जब मुश्किल का समय था तब एक हिंदुस्तानी फौजी के घर मैं कितनी महफूज और सुरक्षित थी। इसी से पता चलता है कि हिंदुस्तानियों का दिल कितना बड़ा है। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। हम हिंदुस्तानियों का दिल सच में बहुत बड़ा होता है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर दिल से दुआ करती है उस भगवान से कि हे भगवान, ये जो आपसी मनमुटाव चल रहा है ना, ये जल्दी खत्म हो।
और सारे इंसान, सारे भाई बंधु वही अमन और चैन से जिए। वीर सिंह, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलिए। हाँ चिंगारी दीदी। अच्छा सीमा, मैं चलता हूँ। आंटी जी, जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता है आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। सीमा है ना आपका ध्यान रखने के लिए। चले। जय हिंद बेटा। जा रही हूँ मैं इस घर से। एक बार फिर सोच लो। सोचना मुझे नहीं, अब तुम्हें है। इस छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो ठीक है, मुझे भी कुछ नहीं सोचना फिर। छोटी सी बात? अरे वो जब से गांव से आई है ना, उन्होंने इस घर को नरक बना के रख दिया है। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई है कि हमारा तलाक हो रहा है। तलाक मैं नहीं, तलाक तुम लेना चाहती हो। और ये क्या नरक बना दी है जिंदगी। माँ पुराने ख्यालात की है, थोड़ा रोक टोक तो करेगी ना। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी आजादी के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? पिताजी बुलाते रह गए गांव, लेकिन मैं नहीं गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें गांव पसंद नहीं था। और तुम अब ये चाहती हो कि तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं। वो मुझसे कभी नहीं होगा। तो तुम अब अपनी माँ के चक्कर में अपनी पत्नी को खो दोगे? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मैं नहीं। अरे अच्छा हुआ अभी तक हमारे कोई बच्चे नहीं है, वरना उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया और ये तक नहीं पता कि कब आएगा, उस बच्चे की फिक्र है तुम्हें? मेरा सोचो, जिस माँ ने मुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया, क्या मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी? चिंगारी दीदी? चिंगारी दीदी? आप? लेकिन माँ तो आपके पास आई थी। मेरे पास नहीं आई, वो गांव जाने के रेलवे स्टेशन गई है। वो तो पहलवान ने देख लिया और रोते भी लगते जा रही थी बेचारी। मैंने कितनी बार रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकी नहीं। वो बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बच्चों के बीच में तलाक हो, लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो, और कभी भी पूरा पश्चिम का मेल नहीं हो सकता। मैं ठहरी पुराने विचारों की, और आजकल के बच्चे नए मॉडर्न वाले। और वैसे भी कौन सी माँ अपने बच्चों को अलग करके उन बच्चों के साथ रहना चाहेगी? बताओ ना। अरे दीदी, वो ऐसे ही ड्रामा करती हैं, लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। क्या ड्रामा करती है? रिम्पी तुम इतना गिर जाओगी ये नहीं सोचा था मैंने। अरे ड्रामा बोली, ड्रामा तुम जैसी औरतें करने लगी हैं। अरे वो तो पहलवान ने देख लिया, रोक लिया इनको, वरना वो गांव जा चुकी होती। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ बदलता जा रहा है, चाहे वो जमाना हो चाहे विचार। रोक लो इस आंधी को, बिठा लो तालमेल अपने नए और पुराने सोच के बीच में। अरे आजकल तो तुम जैसी औरतें बच्चों को माँ बाप के खिलाफ करके या तो बच्चों को घर से बाहर निकलवा रही है या तो फिर माँ बाप को। रोक लो इसको, समझे? वरना आने वाली पीढ़ी के लिए ना शादी कुछ रहेगा, ना संबंध मायने रखेगा। वो तो सिर्फ बच्चा पैदा करेंगे, संबंध बनाएगा और छोड़ निकलेगा दूसरे का मुंह मारने के लिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी बुजुर्गों का साया नहीं रह रहा, रास्ता नहीं दिखा पा रहे। वरना जिस घर में बुजुर्गों का साया रहता ना, वहां की औलादें बिगड़ती नहीं है, सुधरती हैं, समझे? सही कहा दीदी आपने, हमें नई और पुरानी पीढ़ी में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। और ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई। अगर हम आज नहीं बदले तो कल अपने बच्चों को जानवरों वाली जिंदगी जीने की ओर धकेल देंगे। विनय, मुझे माफ कर देना, अब तुम जल्दी चलो, हम माँ को लेने चलते हैं। थैंक यू चिंगारी दीदी, आपने मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखाया। चलो मैं भी चलती तुम लोगों के साथ, चलो। हाँ, मैं कातिल हूँ। मैंने इन्हीं हाथों से उस हरामी दीनबंधु दीनानाथ उर्फ DBDN का कत्ल किया है। मैंने मारा उस हरामी को क्योंकि उस हरामजादे को जीने का कोई अधिकार नहीं था, कोई नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसके जीने का अधिकार छीना है, अधिकार। चिंगारी, इब तेरी आजादी के सारे अधिकार कोर्ट में छिन जाएंगे। क्यों री चिंगारी, मैंने तो तेरा बड़ा नाम सुन रखा था। मैं तो नू समझू थी कि तू घनी समझदार और समाज सेवी है, लेकिन तू तो बड़ी बेवकूफ निकली। अपने ही हाथों अपने ही गले में फांसी का फंदा टंगवा लिया। डाल लिया तूने। जो मौत से डर जाए वो चिंगारी नहीं, और चिंगारी अपने ऊपर रखती किसी की उधारी नहीं, ऑन द स्पॉट रिटर्न करती है।
ऑन द स्पॉट। चिंगारी बेशक कट तो लिया मैंने तने, लेकिन फांसी के फंदे पे लटकते देख अफसोस बड़ा होगा मने। इंस्पेक्टर साहब, अफसोस तो मुझे भी होता अगर मैं उसे जिंदा छोड़ देती तो, लेकिन मुझे अभी अपने ऊपर गर्व हो रहा है, गर्व कि मैंने समाज को टसने वाले उस जहरीले सांप का फन कुचला है, फन। बस चिंगारी, ज्यादा गर्म मत ना होवे। अरे लोग तुझे भगवान माने हैं, समाज सेवी माने हैं, लड़ती है तू लोगों के लिए, और तन्ने क्या किया? एक इंसान का मर्डर कर दिया। एक बार सोचती तो सही, जिन लोगों की तू भगवान है वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे उन पे क्या बीतेगी? उसका जिंदा रहना भी बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता, समझे? चिंगारी, इब तू बड़े सच्ची सच्ची बता दे, डीपीडीएल जैसे लोकप्रिय नेता को क्यों मारा तूने? क्या मजबूत रही थी तेरी? तन्ने दे रहा है ऊपर से क्या प्रसारण लाग रहा है, सारे चीजें ना दे रहे। सच्चाई जानना चाहते हो इंस्पेक्टर? तो सुनो। ठीक है, अभी करवाती हूँ। सर, विश्वनाथ पाठक जी आपसे बात करना चाहते हैं। लो। हेलो, हाँ जी बोलिए पाठक जी, कैसे याद किया दीन बंधु दीनानाथ को? मंत्री जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम की माँ बहन करने के लिए तो हम मंत्री बने हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? अभी आपकी प्रॉब्लम की ऐसी तैसी कर देते हैं तत्काल। वो क्या है ना, मेरे बेटे का दिल एक लड़की पे आ गया था। आ गया था? आ गया था क्या मतलब पाठक जी? आके कहीं चला गया था क्या? वो क्या है ना मंत्री जी, वो ससुरी लड़की का एज जो है ना वो माइनर है। अब हमारा लड़का खाते पीते घर का है, जवान लड़का है। अब हो गई गलती जोर जबरदस्ती में, उसमें मर गई ससुरी। मर गई? अरे मर गई का क्या मतलब है पाठक जी? हम बैठे हैं ना, और जवानी में लड़कों से छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। अब इस छोटी सी गलती को कार का नाम देना, हाँ ये बिल्कुल गलत बात है। मंत्री जी, मेरे बेटे को जेल नहीं होनी चाहिए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम मंत्री किस लिए बने हैं? आपके बेटे को जेल नहीं हो सकती, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये बात कब की है? यही तकरीबन रात के 11 बजे की बात है ये। क्या बात कर रहे हैं पाठक जी? कल पूरी रात तो आपका बेटा हमारी सांसद चिंगारी जी के साथ था। हमारे फार्म हाउस पे पार्टी चली थी, आपका बेटा खूब नाचा उसमें। थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू, मैं समझ गया। अरे अभी भी आपका बेटा हमारी सांसद चिंगारी जी के साथ रैली में जाने वाला है। समझ गया मंत्री जी, समझ गया। अरे पाठक जी, आप अभी भी समझे नहीं मेरी बात। समझ गया मंत्री जी, समझ गया। 1 घंटे के अंदर काजू कतली का डब्बा आपके घर पहुंच जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए पाठक जी कि जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं या उसका काम करते हैं तो मिठाई ज़रूर खाते हैं। अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, किसी बात की टेंशन मत लीजिए, और अपने साहबजादे को कुछ दिन के लिए नेपाल भेज दीजिए छुट्टियों पे, दीन बंधु दीनानाथ की कृपा से। जी जी समझ गया मंत्री जी, आज ही भिजवा देता हूँ। चिंगारी, मेरे किसी खास चाहने वाले के लड़के के हाथों ना किसी लड़की की मौत हो गई है। उसके मरने से पहले किया था आपके चाहने वाले के लड़के ने। तो क्या फर्क पड़ता है चिंगारी? और तो इतनी गर्म क्यों हो रही है? जवानी में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। ये लड़कियां जो लड़कों के साथ होटलों में जाती हैं, वह बंद कमरों में क्या होता है? वो बदकार नहीं होता, वो लड़की की मर्जी से होता है। चिंगारी तुम भड़कती बहुत है। तो मुझे एक बात बता, ये जो लड़की का बदकार हो जाने के बाद माँ बाप इतना हो हल्ला करते हैं कि हमारी लड़की के साथ गलत हो गया, और जो लड़की अपनी मर्जी से होटलों में जाके लड़कों के साथ रंगलियाँ मनाती हैं, अगर ये सारे कर्म कांड उनके माँ बाप के सामने आ जाए तो क्या होगा? देख मंत्री, कोई भी चीज अगर मेरे उसूलों के खिलाफ होगी ना, अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रख लेना। चिंगारी, राजनीति में आने के बाद सारे नियम और कायदे गंदे नाले में फेंक देने चाहिए। चिंगारी, तू
रिलैक्स रहा कर। सुनो ए, 3 बंदूक 3 नाक के टोपे। चिंगारी अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकती, और ये बात तो अपने दिमाग से निकाल देना कि चिंगारी तेरे इशारों पे नाचेगी। चिंगारी, पानी में चाहे जितना भी उबाल आ जाए या चाहे जितने भी बुलबुले उठने लगे, उन बुलबुलों से कभी आग नहीं लगती। इसलिए इतना उबाल मत मार चिंगारी। दीन बंधु दीनानाथ जो बोले ना, उसको मानने में ही तेरी भलाई है। डिविडियन, मेरा नाम चिंगारी है। चिंगारी किन्नर, और तेरे पाप की लंका को जला कर राख कर देगी चिंगारी, समझा? डीबीडीएन को राख में मिलाने वाले ना सपना देखते ही रह गए। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन किसको राख में मिलाने वाला है। और हाँ, कल का न्यूज देख लेना तू उस चिंगारी के बारे में। अरे जा। मंत्री जी, मुझे इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। इस चिंगारी से अभी बहुत काम निकलवाने हैं, और इस चिंगारी को तो पिचकारी की धार से बुझा देता। श्रेया, चिंगारी पक्का पाठक के लड़के की तलाश में जाएगी, और यही तो मैं चाहता था। क्या आप यही चाहते थे? लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हो? दीन बंधु दीनानाथ के चाल के जाल में एक साथ 3 शिकार फंसने वाले हैं। मंत्री जी, मैं कुछ समझी नहीं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? श्रेया डार्लिंग, ये जो डीबीडीएन का दिमाग है ना, ये 2 धारी तलवार है, दोनों तरफ शिकार करता है। अभी तुम नहीं समझोगे। और ये जो विश्वनाथ पाठक है ना, मेरी पार्टी का घोर विरोधी है। उसकी वजह से मैं 2 बार चुनाव हार चुका हूँ। अब चिंगारी उसके बेटे को पकड़ लेगी, या तो उसे जान से मार देगी, या फिर उसे पुलिस के हवाले कर देगी। दोनों ही सूरतों में मेरा फ़ायदा है। अगर चिंगारी ने विश्वनाथ पाठक के बेटे को जान से मार दिया तो वो पागल हो जाएगा, और अगर चिंगारी ने उसे जेल में डलवा दिया तो पाठक चिंगारी को जान से मार देगा। समझे मेरी डार्लिंग? बड़े ही शातिर दिमाग के हो आप, कसम से मान गई आपको। समझ गई ना, एक तीर से 2 शिकार करने पड़ते हैं। दीदी ले कॉफी। दीदी आज बहुत टेंशन में लग रही हो। पहलवान, राजनीति के कीचड़ में उतर चुकी हूँ, अब कीचड़ लगने के डर से बाहर नहीं निकल सकती मैं। दीदी मैंने कितनी बार आपको समझाया कि राजनीति के चक्कर में मत चलो, क्योंकि आपको भी मेरी बात ही नहीं मानना। ले लिया था ना इस बसूड़ी। पहलवान बेटा, कीचड़ में उतरे बिना कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता, और राजनीति का गंदा नाला इतना गहरा है ना, जिसकी गहराई नापने के लिए अगर 7 जम ले लो तब भी कोई गहराई नाप नहीं सकता। हेलो चिंगारी, तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से मंत्री जी तुमसे नाराज हैं। पागलपने में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओए हरामखोर, अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी बहुत कुछ करने वाली हूँ। बता देना उस डीबीडीएन को। तुमने विश्वनाथ पाठक जी के बेटे को क्यों मार डाला? क्या मर गया वो हरामजादा? साले को मेरे हाथों मरना था। चिंगारी, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि पुलिस तेरी तलाश में निकल चुकी है। ये करेगी राजनीति। साला, मेरे अलावा और कौन उस सपोले को कुचलना चाहता था? डीबीडीएन। आओ आओ महारथी आओ। मैंने जिसकी सुरक्षा का जिम्मा तुझे सौंपा, तूने उसे टपका दिया। तेरे कमीनेपन से वाकिफ हो चुकी हूं मैं। बड़ी चाल चली तूने। मतलब रक्षा की मकसद। मान गए चिंगारी, मान गए तुझे। अब तू भी राजनीति दांव पे सीख ही गई। विश्वनाथ पाठक के बेटे का मर्डर तूने किया है। अब तू दोनों तरफ से घिर चुकी है, और अगर विश्वनाथ पाठक को पता लगा ना तो तुझे जान से मार देगा। और अगर
पुलिस को पता चले कि उसके बेटे की कातिल तुम हो तो तुम समझदार हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हम तीनों ही जानते हैं वो मर्डर तूने किया है। और चौथे को ये बात पता चले शायद तो कभी नहीं चाहेगी। क्यों चिंगारी, सही कहा ना मैंने? अब तुझे वो ही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। उस हरामजादे का मर जाना बिल्कुल सही था। अगर वो जिंदा रहता ना तो बहुत सारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। वो शिकार। चिंगारी, जैसे हमें पता चल गया कि मर्डर तूने किया है, वैसे ही पुलिस को भी पता चल जाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चली जा, नजरबंद हो जा। सही कह रही है श्रेया, जल्दी से जल्दी इस शहर से नजरबंद हो जा, इसी में तेरी भलाई है। जिस तरीके से सूरज की रोशनी को, चांद की चांदनी को, आसमान की बिजली को नजरबंद नहीं किया जा सकता ना, उसी तरीके से चिंगारी के नर को भी नजरबंद नहीं किया जा सकता। समझा? हेलो, पुलिस स्टेशन। विश्वनाथ पाठक के बेटे का मर्डर चिंगारी किन्नर ने किया है। पक्की खबर है ये। पाठक जी, आपके बेटे का मर्डर चिंगारी किन्नर ने किया है। मंत्री जी ने तो उसको बचाने की बहुत कोशिश की थी। आपने उसे नेपाल ना भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तीन बंधु दीनानाथ वो बला है जो कांच से पत्थर को काटता है। किस किस से बचेगी अब चिंगारी? कानून से, विश्वनाथ पाठक से, या दीन बंधु दीनानाथ के दिमाग से जो दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से काटता है। कुत्ते, तू कांच से पत्थर काटता है ना, तो चिंगारी पेट्रोल से आग बुझाती है। चिंगारी! अरे चिंगारी बेटा, मैंने तुझे कहां से कहां पहुंचा? चिंगारी को तूने कहां से कहां पहुंचाया ना, तो चिंगारी भी तुझे यहां से वहां पहुंचाएगी। चिंगारी अपने सिर पे किसी को उतारी रखती नहीं है। अब वो छिपकली भाग गई ना, उसे तब तक नहीं मारूंगी जब तक उससे सारे राज उगलवा ना लूं, उगलवा ना लूं। चिंगारी, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। वो कमीना दीन बंधु दीनानाथ विश्वनाथ पाठक के बेटे के खून में मुझे फंसाना चाहता था, इसीलिए मेरे हाथों मारा गया वो। के अब सवाल ये उठे है, पाठक के बेटे को कौन टपका गया? श्रेया पांचाल, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खुद चल के तेरे पास आने वाली है। अरे वाह यार श्रेया, आज तो तू बहुत हॉट लग रही है। दिल आ गया तेरे ऊपर। साली, तू भी राजनीति सीख गई। साला दीन बंधु दीनानाथ बेवजह मारा गया। शराब और कबाब तो ठीक है, लेकिन शराब और कबाब के बाद जो शबाब के चक्कर में पड़ जाता है, वो साला इसी तरह मारा जाता है। वाह श्रेया वाह, क्या गेम खेली है तूने। आई लव यू श्रेया, आई लव यू। मर्डर किसी का हुआ, जाल में चिंगारी फंसी और मारा गया दीन बंधु दीनानाथ।
इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए मैंने कितना कुछ झेला है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। उस कमीने DBDN ने मुझे कितने लोगों के पास भेजा, जिनका चेहरा देखते ही मुझे घिन आती थी, उनको प्यार करना पड़ता था। ये साली राजनीति किसी की भी सगी नहीं होती। कुर्सी पाने के लिए इंसान गिर भी सकता है और गिरा भी, जैसे कि मैंने। ये साला रात में कौन आ गया अब? यस, श्रेया पांचाल, तन्ने मारी गैल थाने चलना होगा। वे सोचे किए है डाल गाड़ी के भीतर। थाने? मैं थाने क्यों चलूं? मैंने क्या किया है? तन्ने नहीं बेरा, तन्ने क्या किया है? विश्वनाथ पाठक के लड़के सिद्धनाथ पाठक के लड़के का मर्डर किया है। घड़ी से आनी मत बन। तन्ने क्या लग गया? चिंगारी के हाथ तो खून करा के चिंगारी को साइड करके तू निकल देगी। कानून की आंखों में धूल झोंक सके के? और तन्ने बेरा है कानून के हाथ कितने लंबे हो वैसे? क्या सबूत है आप लोगों के पास कि सिद्धनाथ पाठक का मर्डर मैंने किया है? इज्जतदार इंसान हूं मैं। इज्जतदार लड़की? वो तो हम देख ही पा रहे हैं कितनी इज्जतदार लड़की है तू। अरे हम तेरे से प्यार के बात करने लगे, तू हमने ही कानूनबाजी सिखा रही है। मेरा नाम सीमा पाटिल है। अगर मैं अपनी सीमा से बाहर आ गई ना तो नाक में नकेल डाल के ले जाऊंगी यहाँ से। अब चुपचाप से चलो हमारी गैल। चले थाने, सिखाए थाने कानून। अब चल मारी गैल। अरे चल। यूपी पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। झाड़ू पोछा पार्टी के नेता के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीन बंधु दीनानाथ जी का कत्ल एक चिंगारी नाम के किन्नर ने किया है और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। एक और मर्डर के कातिल का पर्दाफाश हुआ। इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन विश्वनाथ पाठक, उनके बेटे सिद्धनाथ पाठक की बड़ी बेरहमी से हत्या हुई, जिन कार का आरोप था। वो कातिल दीन बंधु दीनानाथ जी की सेक्रेटरी थी श्रेया पांचाल, जिसने बड़ी ही होशियारी से सारा इल्जाम चिंगारी किन्नर पे लगा दिया और चिंगारी के हाथों दीन बंधु दीनानाथ जी मारे गए और चिंगारी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। जी पाठक जी, बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे सिद्धनाथ पाठक का मर्डर किसी और ने नहीं, मैंने खुद किया है। क्या? अपने बेटे का खून आपने खुद ही किया है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने नालायक बेटे को मारा है। आपने बेरा है, इस बयान से आपको जेल हो सके है। जबकि आपने बेरा होगा, आपके बेटे की कातिल जेल में है। आप तो साफ साफ बच के भाग सकते थे, फिर ये बयान क्यों? बचना तो मैं चाह रहा था और बच भी गया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मानी कि मेरे किए की सज़ा किसी और को मिले। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे के मरने के बाद मेरी जीने की इच्छा नहीं रही। मेरा नाम शहर के जाने माने बिजनेसमैनों में आता है। शहर में मेरी इज्जत है जो मेरे नालायक बेटे की वजह से चली गई। लोग मुझे बलात्कारी का बाप बोलते हैं, उल्टे सीधे तंज कसते हैं। यहाँ तक कि मैंने उसे बचाने के लिए DBDN को 50 लाख रुपए तक दिए थे और हो सकता था मंत्री जी मेरे बेटे को बचा भी लेते कानून से, लेकिन उसे बचाकर मैं अपनी खोई हुई इज्जत गंवा देता। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने बेटे का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने बेटे का खून किया है। मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब। मेरा लग गया सीमा।
सारे खेल के अंदर बनी है चिंगारी बलि का बकरा। बड़े डर इस बात का लाके है, चिंगारी जब जेल से बाहर आएगी ना तो घायल शेरनी की तरह आएगी। चिंगारी किन्नर राजनीति के कीचड़ में उतरी है तो इस कीचड़ को साफ करके ही निकलेगी, साफ करके। अरे क्या बात है चाची, बेटे बहू नहीं दिखाई दे रहे आपके आज? कहाँ है वो दोनों? वो जरा घूमने फिरने गए हैं, कुछ खाने पीने। आपको नहीं ले गए क्या? हम क्या करने जाएंगे, अब बूढ़े हो गए ना, घुटनों में दर्द रहता है। अरे ऐसे आपको अकेले घर में छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना। वैसे गए कहाँ है वो? होटल में कुछ खाने पीने गए हैं। खाने गए और आपको लेके नहीं गए? चाची लगता है मुझे आप कुछ छुपा रही हैं। बताइए क्या बात है, आपको लेके क्यों नहीं गए वो? अब बेटा उनको कहीं भी अच्छी जगह में मुझे लेके जाने में शर्म आती है। माँ को ले जाने में शर्म आती है? माँ तो तब तक होती है जब तक बीवी नहीं आती है। बीवी के आते ही माँ को तो कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं। वही माँ जो अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। आजकल की पीढ़ी है ना, सब कुछ भूलते जा रही है। एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक माँ बाप नाम की सीढ़ी ही ले जाती है। सीढ़ियां सिर्फ इस्तेमाल की जाती हैं बेटा, और माँ का काम क्या होता है? सिर्फ इंतजार करना। पहले बच्चे को इस दुनिया में लाने का इंतजार, फिर उनको बड़ा करने का इंतजार, फिर उनको स्कूल से आने का इंतजार, फिर वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए ये देखने का इंतजार, फिर बहू और पोते का इंतजार। माँ का काम क्या है? यही तो है। माँ तो सिर्फ इंतजार करती है, सिर्फ इंतजार। खाना बहुत टेस्टी था। बहुत ज्यादा। अरे चिंगारी दीदी, आप कब आई? अरे आप थोड़ा पहले आ जाती तो हमारे साथ खाना खाने चलती रेस्टोरेंट में। शुक्रिया, कम से कम मुझे साथ ले जाने की हिम्मत तो दिखाई। अरे चिंगारी दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम झूठ नहीं बोल रहे। और आपको ले जाने में किस बात की शर्म? कैसे शर्म? अरे माँ को ले जाने में तुम लोगों को शर्म आ रही है तो मुझ जैसे किन्नर को ले जाने में क्या तुम शान समझते क्या? अरे कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोलो। और तू तो बेटा है इनका। जब तू छोटा था तो क्या बोलता था कि माँ मैं शादी नहीं करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। और अब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना तो उसको उम्र बड़ी होने के साथ साथ उसको सोच भी बड़ी होती है, लेकिन माँ बाप के प्रति प्यार क्यों कम होता है? बताना। तुझे पता है जब तू छोटा था ना तो अपनी माँ के बिना खाना नहीं खाता था जब तक वो निवाला तेरे मुंह में डालती नहीं थी, और आज तुझे अपनी माँ के साथ बैठ के खाने में शर्म आती है? हैं? बोलना। मुझे ना कभी कभी अपने अधूरेपन का बहुत दुख होता है, लेकिन जब मैं मर्द और औरत में इंसानियत का अधूरापन देखती हूँ ना तो मुझे अपना अधूरापन बहुत अच्छा लगता है। अरे कम से कम लोग मुझसे उम्मीद तो करते हैं। और तू कैसी औलाद है बे? हैं? अपनी माँ को दुनिया के सामने ले जाने में तो शर्म आती है जो तुझे दुनिया में लेके आई है? हैं? चिंगारी दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। पता नहीं क्यों मैं एक औरत होकर भी ये नहीं सोच पाई कि कल को मैं भी माँ बनूंगी, और अगर मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा करेगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। चिंगारी दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी और ये भी सिखा दिया कि कभी भी माँ बाप के बिना कोई जीवन हो ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिए चिंगारी दीदी। माँ, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हाँ दीदी, हम मुझे माफ कर दीजिए। माँ, हम मुझे माफ कर दीजिए। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जिस घर में ना माँ बाप की छत्र छाया होती है ना वहां बरकतें राज करती हैं, याद रखना। और जिस घर में माँ बाप या फिर बुजुर्ग नहीं रहते ना वो घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, समझे? पानी पी। ये क्या बदतमीजी है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है? अपने बुजुर्गों के साथ ऐसी हरकत करने की होश में लाई हूं तुझे। तुम कब आओगे? तुमने कहा था तुम्हारी माँ देवी है, लेकिन तुम्हारी माँ तो रोज रोज मुझ पर अत्याचार कर रही है।
तुम तो दूसरे शहर जाकर बैठ गए, लेकिन मैं यहाँ घुट घुट कर मर रही हूँ। छोड़ दिया ना मुझे मरने के लिए यहाँ पर। या तुम माँ से बात कराओ। तुम माँ से बात भी नहीं कराती हो, मुझे सुनाती भी रहती हो। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, समझा देता हूँ। तुम एटलीस्ट बात तो कराओ उनसे मुझे। हाँ हाँ, तुम्हें तो कुछ बोलेंगी नहीं वो, और उल्टा मुझे गलत साबित कर देंगी। और तुम्हारा क्या है, तुम तो उनसे फोन पे बात करके ड्यूटी पूरी कर लोगे, उसके बाद अत्याचार तो मुझे सहने है ना। और वैसे भी वो क्या बोलेंगी, चुगली लगा दी मेरे बेटे को, यही ना। देखो, बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं यहाँ बैठे बैठे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकता हूँ। मैं बात तो कराओ कम से कम। बहू आ गई हिटलर, रखती हूँ फोन। आई माँ जी। सुनो सुनो, हेलो। क्या हुआ, जब फोन पर बात कर रही हूँ बीच में चिल्लाना जरूरी है क्या? क्या बताना चाहती थी अपने बेटे को? अत्याचार करती हूँ मैं, घर के काम करवाती हूँ, झाड़ू पोछा करवाती हूँ, सब समझती हूँ मैं। बहू, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मुझे क्या पता कि तुम किससे फोन पे बात कर रही हो। वो तो इसलिए पूछ रही थी कि कुछ और काम होता तो मैं कर देती। बस बस, ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। ये सफेद बात धूप में ऐसी नहीं की तुमने। तुम्हें अच्छे से पता है कब कौन सी बात कहाँ पहुंचानी है ना? नहीं नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं तुम्हारी सास हूँ बहू, कब कहाँ किससे क्या बोलना है, कम से कम इतना तो लिहाज कर लेती। अब तुमसे सीखो मैं लिहाज करना। ये टेबल सुबह से गंदा पड़ा है, अगर साफ नहीं हुआ ना तो लिहाज क्या होता है वो मैं अच्छे से समझा दूंगी। हेलो, नमस्ते चिंगारी दीदी। नमस्ते नमस्ते। जी जी। और कैसे हो? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। आज अपनी चिंगारी दीदी को कैसे याद कर लिया? दीदी आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। दीदी प्लीज क्या आप मेरे घर जाके देख सकते हो वहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रेया मुझे माँ के खिलाफ भड़का रही है। ओके ठीक है, जी चल देखती हूँ। आप प्लीज वहाँ जाके देखिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज आप उसे देख लीजिए। तू टेंशन ना ले, तेरी चिंगारी दीदी है ना। जी जी। और तू अपने काम पे ध्यान दे। तुझे तो पता ही है कि तेरी चिंगारी दीदी है कैसी। जी जी जी, इससे दीदी आपको फोन किया है मैंने। तू अपने काम पे ध्यान दे। थैंक यू दीदी। अरे तुम्हारे पास कान नहीं है क्या? कब से घंटी बज रही है, जाके देखो कौन है। अरे चिंगारी जी, आप आइए ना, अंदर आइए, अंदर आइए, बैठिए। अरे श्रेया, श्रेया, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखिए ना चिंगारी जी, मैं इसको हमेशा बोलते रहती हूँ इतना काम मत करो। शायद काम की वजह से चक्कर खा के गिर गई है, पूरे दिन काम करती रहती है। कहती हूँ कुछ काम मुझे भी करने दो, पर नहीं सुनती मेरी। माँ जी, प्लीज अपने बेटे से कुछ मत कहिएगा। मैं आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं
अभी सारा काम खत्म कर देती हूँ। बहू, ये क्या बोल रही है तू? श्रेया तो कुछ नहीं करेगी, छोड़ इसको। तू यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। बैठ बेटा तू यहाँ। अरे इन बुजुर्गों को क्या पता कि बच्चों और बहुओं से कैसी बात की जाती है, लिहाज तो है नहीं उनको। ले बेटा पानी पी, पानी पी। ये क्या बदतमीजी है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है। अपने बुजुर्गों के साथ ऐसी हरकत करने की होश में लाई हूं तुझे तेरा असली चेहरा दिखाने के लिए, और ऐसी बहुओं बच्चों से इसी लिहाज से बात करना चाहिए। सुन बे, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी को बेवकूफ बनाना ना इतना आसान नहीं है, समझी? एक तो तू इसके ऊपर अत्याचार कर रही है और बाहर वालों के सामने इसे अत्याचार की कोशिश कर रही है। बोलना, ये अत्याचारी साथ तुझे ये फैशन शो वाले कपड़े पहना के घर में झाड़ू पोछा करवाएगी? बोलना, कितना झूठ बोलेगी? ठीक से रहती कि ना तू? बोलना, ये शर्म नहीं करती ना? बात नहीं मानती तुम्हारी? भेजो इस माई के, कुणाल से मैं बात कर लूंगा। सुन बे, कुणाल नहीं भेजा है मुझे यहाँ पे, और आगे से तूने ऐसी हरकत की ना, याद रखना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर 75 mm पे रिलीज हो गई तेरी, याद रखिए इस बात को। नहीं, मुझे मायके मत भेजो। चिंगारी जी, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। माफी मांगनी है ना तो अपनी सास से मांग, और एक बात याद रखना, कल को तू भी सास बनेगी, और अगर तेरी बहू तेरे साथ ऐसा करेगी ना, तेरा क्या हाल होगा इमेजिन कर ले। माफी मांगने से मांग माफी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। मैं कान पकड़ती हूँ। पैर पकड़। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, और आपका पूरा ख्याल रखूंगी। बाजी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए इसको। आगे से इसने दोबारा 3-5 किया ना, सिर्फ एक फोन करना मुझे, ये औकात दिखा दूंगी मैं है क्या ये चीज। सुन, जितने छोटे होते हैं ना, ये दिमाग भी छोटा होता जाता है। याद रखना, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, वरना वो घर जाके देख ले, जिन घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते ना, उनकी औलादें बिगड़ जाती है, घर बिखर जाता है, टूट जाता है। बाहर वाले सिर्फ गंदी नजर रखते हो उस घर पे। यहां तो सोच, तेरी सास है, तेरी ढाल बनके, कल को ये ढाल नहीं रहेगी, तू क्या करेगी? बोल। माँ जी, आगे से अगर इसने कुछ भी किया ना, सिर्फ एक फोन करना। सास की सेवा ही तेरा धर्म होना चाहिए, याद रखना इस बात को। ठीक है माँ जी।